माय यूट्यूब चैनल वेरी जी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हाय स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 का एनसीईआरटी पैटर्न से चैप्टर 8 लेके आया हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय। अब बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान है। आप लोग एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। इसमें मैं बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति का परिभाषा, त्रिकोणमिति का फार्मूले, सारणी जितने हैं सब एक एक करके मैं बताने वाला हूँ और आप लोग ज़रूर समझ में आएगा। आप वीडियो को बिना रोके देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं इसमें छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आपको किसी भी वीडियो का, किसी भी क्लास के किसी वीडियो को अगर आपको चाहिए होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। मैं आप लोग ले चलता हूँ त्रिकोणमिति का परिचय में। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का परिभाषा देखेंगे, होता क्या है त्रिकोणमिति। उसके बाद हम लोग एक एक करके फार्मूला देखेंगे, उसके बाद चैप्टर पे चलेंगे। तो हम लोग त्रिकोणमिति की परिभाषा देखते हैं। डिफिनीशन में आप लोग देख रहे हैं, इसमें लिखा गया है कि डिफिनीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। इसमें बता रहा है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजाओं का अध्ययन होता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो कितना सरल है, कितना अच्छा है। तो आप लोग देख लिए हैं, अब आपको याद भी हो गया होगा कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजाओं का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मैं आपको बता दूं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो त्रिभुज का मापन होता है। और मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें आपको समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। आपको याद रहे कि आपको इसमें त्रिकोणमिति में जितने भी त्रिभुज होते हैं वो समकोण त्रिभुज होने चाहिए, उन्हीं का अध्ययन होता है। और हम चलते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात में। त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेडियस, यानी एक समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं, यानी एक समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं, कौन कौन भुजा होंगी वो मैं बता दूं। कर्ण, लंब और आधार, यानी तीन भुजाओं की लंबाई के आपस में अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। यानी एक समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई के आपस में अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। कितना सरल है, कितना इजी है, आप लोग याद हो गया होगा। और आपको मैं बता दूं तीनों भुजा कौन कौन से होते हैं। कर्ण होते हैं, लंब होते हैं, आधार होते हैं। इसको हम मैं बता दूं, कर्ण को हाइपोटेनस बोला जाता है, आधार को बेस बोला जाता है और लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है। ये इंग्लिश में होते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ मैंने बताया ना कि इंग्लिश की भी वर्ड में आपको बताता रहूँगा। और मैं बता दूं ये अनुपात में इनके तीन प्रमुख अनुपात होते हैं। किसके? त्रिकोणमिति के तीन प्रमुख, मैं आपको यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ। यानी इनके तीन प्रमुख अनुपात। अब ये तीन प्रमुख अनुपात कौन कौन से होते हैं मैं वो भी आपको बता दूं। आपको पता होगा पहला जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा, और इसको हिंदी में बोला जाता है ज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्या। और दूसरा कास थीटा। कास थीटा को क्या बोला जाता है? कोज्य बोला जाता है, कोज्य। और आपको ये याद होना चाहिए, कोज्य और काश। तीसरा जो होता है वो क्या है? टैन थीटा। टैन को क्या? स्पर्शज्या। क्या बोल रहा है? स्पर्शज्या। ये हुआ। अब ये तीन प्रमुख अनुपात होते हैं, मैं आपको बता दूं। और मैं बता दूं इनके तीन प्रमुख अनुपात और तीन व्युत्पन्न अनुपात भी होते हैं। व्युत्पन्न अनुपात यानी आपको बता दूं तीन व्युत्पन्न, व्युत्पन्न कह सकते हैं, व्युत्क्रम कह सकते हैं, व्युत्क्रम अनुपात। अब वो कौन से अनुपात होते हैं? तीन व्युत्क्रम अनुपात, वो भी मैं आपको बता दूं। पहला होता है कौशिक, कौशिक थीटा। अब इसको क्या बोला जाता है? व्युज्या। अब व्युत्क्रम है तो व्युज्या हो गया। और दूसरा सेक थीटा। और सेक थीटा को क्या? व्युकोज्य, यानी ये कास का उल्टा होता है। और ये साइन का उल्टा होता है, ये कास का उल्टा होता है। और टैन का उल्टा क्या होता है? काट, यानी इसका अपोजिट, यानी अनुपात
काट काट को क्या बोलते हैं? व्युत्स्पर्शज्या, व्युत्स्पर्शज्या, ये स्पर्शज्या बोला जाता है। तो ये हो गए आपके त्रिकोणमिति के 6 अनुपात। 3 प्रमुख अनुपात होते हैं और 3 व्युत्क्रम अनुपात होते हैं। तो कह सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक और काट, ये आपके 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के। तो ये 6 अनुपात आपको याद करना है। हम याद करना एक एक चीज़ हिंदी। अब हम इसके बाद आप लोगों को सूत्र बताएंगे, सूत्र क्या होता है। मैं आपको बता दूं त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है वो समकोण त्रिभुज में होता है। अगर हम लोग मानते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और इसको हम लोग 90 डिग्री मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये त्रिभुज हो गए। अगर हम लोग इसको कोण मानते हैं, ये कोण मान लेते हैं, इसके जो सामने वाली भुजा होगी, तो याद रखना कोण के सामने वाली भुजा सदैव क्या कहलाती है? लंब कहलाती। क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। आपको समझ में आ रहा होगा। लंब यानी इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, यानी हम लोग पीस प्रदर्शित कर सकते हैं या पूरा इसको परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो ये हो गया लंब। अब याद रहे आपके लंब के सामने वाली जो भुजाएं होती है, यानी कह सकते हो ये लंब के सामने भुजा, ये भुजा दिखाई दे रही, इसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस। यानी क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस, यानी कर्ण। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस। आप लोग याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति आपको तो पीछा छोड़ने वाला नहीं है ये हाइपोटेनस। तो ये हो गया। अब बाकी शेष जो भुजा बचती है, शेष भुजा का बच रही है, आप लोग देख रहे हैं ये भुजा बच रही, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? आधार, यानी बेस। इसको हम लोग आधार बोल सकते हैं, यानी बेस बोल सकते हैं जी। ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है और एकदम आप वीडियो को रोक करके इसको समझ लीजिएगा। अगर ये वाला कोण रहेगा, इसके सामने भुजा लंब होगी, लंब के सामने भुजा कर्ण होगी और बाकी जो बचेगा आधार। और मैं आपको बता दूं, अगर मान लो यहाँ मैं आपको एक दूसरा त्रिभुज बना दे रहा हूँ, दूसरा त्रिभुज इस तरह से, ये हो गया त्रिभुज, सेम उसका कॉपी। यहाँ ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते। अगर मान लो आपका कोण ये वाला होता है, आपको समझ में आ रहा है? अगर आपका ये कोण होता है तो कोण के जस्ट सामने भुजा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा। लंब के जस्ट सामने भुजा, ये क्या होगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, यानी आधार हो गया। तो इस दोनों में आपको समझ में आ गया। अगर मान लो कोण ये होता है तो ये लंब, ये कर्ण और ये आधार। अगर मान लो ये कोण होता है तो ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। यानी कहने मतलब कर्ण आपका वही रहेगा, आधार और लंब क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि क्या चीज़ होता है। और इसमें मैं आपको एक फार्मूला अगर मैं बता दूं तो बहुत अच्छा फार्मूला है, तो आप लोग देखना चाहेंगे। अगर आप एक सारणी बनाते हैं 3 कॉलम का, तो इस तरह से ये, और यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं? साइन थीटा। इसको क्या कर देते हैं? कॉस थीटा। इसको क्या कर देते हैं? टैन थीटा। तो इसके पहले हम लोग देखे थे अपोजिट, जस्ट अपोजिट। टैन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। और कॉस का अपोजिट सेक, और साइन का अपोजिट कॉसेक। ये अपोजिट हो गया। और ये अपोजिट हो गया तो आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो साइन होता है, साइन अगर देखा जाए तो ये होता है, साइन का जो अनुपात होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। और कास का जो अपोजिट होता है, यानी अनुपात जो होता है, सॉरी, अनुपात जो होता है वो क्या होता है? आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन क्या होता है? लंब बटे आधार।
मैंने यहाँ पे आधार नहीं लिख पाया, वो आग मतलब आधार ही हो गया। अब मैं आपको बता दूं, अगर मान लो इस तरफ लेना है ये, तो हमको पढ़ना कैसे है, ऐसे पढ़ना है। कहने का मतलब अगर हमको ये tan और sin cos लेना है तो हमको इस तरफ से पढ़ना है। अगर मान लो हमको इस तरफ से लेना है तो हमको पढ़ना कैसे, इस तरफ से। अब आपको मैं समझा दे रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा दे रहा हूँ। अगर मान लो साइन लेना है, साइन बराबर क्या हो जाएगा, इसका अनुपात लंब बटे कर्ण, और इसका कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, tan बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। और इसी प्रकार अगर कौशिक बराबर देखते हैं, जस्ट उल्टा, कर्ण बटे लंब, और इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, सेक का इसका आधार बटे लंब काट का हो जाएगा। इस तरह से आपका ये अनुपात हुआ। और मैं वैसे आपका फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, फार्मूला एक एक फार्मूला में सभी फार्मूले बताऊंगा। जैसे मान लो पहला फार्मूला अगर हम लोग देखते हैं, अगर ये साइन थीटा बराबर हमने क्या हुआ, इसका अपोजिट होता है कॉसेक, यानी 1 कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा फार्मूला। आपको याद रहे, कहीं अगर आपको साइन थीटा दिखता है वहाँ पे 1 कॉसेक का जरूरत होता है तो हम साइन को स्थान पे 1 कॉसेक जरूर लिख देंगे। याद रखना, त्रिकोणमिति में जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ आपको लगाना ही पड़ेगा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। जब आपको अगर प्रूफ करने में दिक्कत हो रही है, आपको साइन बराबर 1 कॉस रखने पर अगर प्रूफ हो जा रहा है तो आपको तुरंत लिख देना है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे चैप्टर में है कि नहीं है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। और अगर मैं दूसरी बात करता हूँ तो दूसरा अगर कॉसिक बात करता हूँ, कास थीटा बराबर हो जाएगा 1 सेक हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। अगर सेक थीटा हो जाए, अगर मैं आपको बता दूं कि जस्ट तीसरा आपको, जैसे तीसरा क्या होगा आपका, टैन होगा, तीसरा आपका टैन, यानी टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉट थीटा, ये हो गया 1 कॉट थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। साइन बराबर क्या होगा, 1 कॉसिक, कॉस बराबर 1 सेक, टैन बराबर 1 कॉट। अब जैसे मान लो मैं आपको बता दूं, इसका आप लोग अगर मान लो साइन बराबर आया तो कोशिक बराबर क्या होगा, अगर मान लो कोशिक को इधर भी देते, साइन को इधर भी देते, तो कोशिक बराबर भी 1 क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ अगर आपको कोशिक बराबर देखना है तो हो जाएगा 1 साइन, जब इसका अपोजिट है तो इसका भी अपोजिट हो जाएगा। बस सेम ऐसे इसमें कंडीशन होगा। सेक बराबर अगर हमको चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 कास हो जाएगा, क्योंकि उसका अपोजिट तो है, उल्टा ही तो है, व्युत्क्रम ही तो है। ऐसे टैन में अगर देखते हैं तो काट बराबर आपका जो होगा 1 टैन हो जाएगा, टैन थीटा। तो ये कुछ अनुपात वाले त्रिकोणमिति का अनुपात के कुछ फार्मूले हैं, आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि इसके बहुत फार्मूले होते हैं अनुपात का। एक और मैं आपको 2 फार्मूले और बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे मान लो चौथा मैं फार्मूला आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। टैन बराबर आपका एक चीज़ और होता है, टैन थीटा बराबर आपका साइन थीटा बटे कास थीटा, ये भी होता है, याद रहे आपको। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ काट का, काट थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा अपान साइन थीटा, ये भी आपका अनुपात होता है। टैन थीटा बराबर साइन बटे कास, कॉट बराबर कोसेक बटे साइन, ये भी आपको भूलना नहीं है। ये सारे त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं। आगे मैं और फार्मूला आपको बता दूं, अगला फार्मूला जो होता है, एक एक फार्मूला मैं बताऊंगा, सब त्रिकोणमिति का फार्मूला मैं आप लोगों को पूरा फार्मूला आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जो फार्मूले मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये तो अभी आप क्लास 10 का चैप्टर 8 से देख रहे हैं, उनके बेसिक जो फार्मूले हैं छोटे छोटे, मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इसके फार्मूले मैं एक दिन आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और तो यहाँ फार्मूला आप लोग देख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब मैं आपको बता दूं, अगर ये फार्मूला और आपको याद हो गया, इससे आप 3 फार्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कास को उधर भेज देते हैं, जब कास को उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगर मान लो ये साइन बराबर हो गया 1 माइनस कास स्क्वायर, तो अगर मान लो कास बराबर निकालना है तो यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फार्मूला आपका बन गया कि नहीं बन गया, कितना ईजी है, यहाँ पे साइन स्क्वायर होगा, तो बहुत ईजी है। और ऐसे मैं आपको बता दूँ कि दूसरा नंबर बता दूँ कि कोशिक
कोशेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोशेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसमें भी हम लोग पक्षांतर करेंगे तो वही कंडीशन होगा। जैसे मान लो अगर कोशेक स्क्वायर बराबर हमको निकालना है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा। अगर मान लो कॉट स्क्वायर बराबर निकालना है तो हो जाएगा कोशेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया। और मैं अगर तीसरा फार्मूला बात करता हूँ तो इसमें हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे भी हम लोग फार्मूला को पक्षांतर करके दो फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। जैसे टेन को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और अगर मान लो टेन बराबर निकाला जाए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन फार्मूला बन गए। बस ये इतने ही फार्मूला आपका चैप्टर वे 8.1 में लगेगा। और मैं आपको सारणी बता दूं, सारणी क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारणी है, उससे आपको मान ज्ञात करने में बहुत आसानी होगी। सारणी हम लोग देखते हैं। मैं आपको बता दूं, भारत के बहुत बड़े महान गणितज्ञ का नाम आप लोग सुने होंगे, आर्यभट्ट, जो शून्य की खोज भी की थी और भारत के वैज्ञानिक थे। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने ही 0 से लेकर 90 डिग्री अंश के बीच के 24 कोणों का मान ज्ञात किया था। तो इसमें मैं आपको इसलिए थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, भारत के महान गणित आर्यभट्ट ने चौथी गणितज्ञ, यहाँ पे गणित नहीं होगा, गणितज्ञ होगा, क्योंकि भाई ये महान थे तो गणितज्ञ होंगे। भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने चौथी शताब्दी में 0 से लेकर 90 डिग्री अंश के बीच 24 कोणों को ज्या के मानों की सारणी प्रस्तुत की। तो अभी तक आपको पता नहीं होगा ये सारणी कौन बनाया, किसने खोज किया। तो मैं आपको बता दूं, ये सारणी आर्यभट्ट ने बनाई थी। तो ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक मान इन्होंने बताया था। ये सारणी मैं आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये सारणी है। तो ये सारणी हम आपको बताएंगे। इसका सारणी में जो जीरो था, जीरो का मान साइन में जीरो मान ज्ञात किए थे। 30 में 1/2 मान ज्ञात किए थे और 45 में 1/√2 मान ज्ञात किए थे और 60 में √3/2 ज्ञात किए थे और 90 में 1 ज्ञात किए थे। ये साइन के लिए, सॉरी ये 1 होगा, 1 ज्ञात किए थे। तो ये आपका हो गया साइन का। अगर मैं कास की बात करूं, जस्ट इसको अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो तो कास का हो जाएगा। जैसे मान लो 90 इसका 1 है तो इसका 1 कर दो। और मैं आपको हाथ के एक तरीका बताऊंगा इसको ज्ञात करने का, सारणी ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और इसको मैं देख लेने के बाद, एक 90 डिग्री का मान हो गया और उसके बाद 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा √3/2, बस जस्ट उल्टा। और इसके नीचे ये आ रहा है तो इसके नीचे ये हो जाएगा, उसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद 0 0, जस्ट अपोजिट। यानी साइन डिग्री के 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 90 डिग्री मान हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कास का जस्ट उल्टा कर दिए, कास का पूरा मान आएगा। मैं आपको सारणी देख लेना, बुक में मिला लेना, मैं सारणी आपको बहुत सही तरीके से बता रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए और याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। और मैं आपको बता दूँ, टैन में भी हमने अनुपात में सूत्र बताया था sin/cos। तो देख रहे हैं sin/cos जस्ट नीचे वाले सुपर भाग तो टैन वाला आ जाएगा, बस बहुत ईजी है। एक से अगर 0 में हम लोग भाग देते हैं तो क्या आएगा, 0 बार जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। इससे इसमें भाग देंगे तो अगर देखा जाए तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर 1 बचेगा और नीचे √3 हो जाएगा। और इसको भाग देंगे तो 1 आएगा, इसका भाग देंगे तो √3 आएगा और इससे भाग देंगे तो इन्फिनिटी आएगा, अपरिभाषित। ये हो गया टैन का जस्ट उल्टा करेंगे, हमारा हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा। यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा √3 और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1/√3 और यहाँ हो जाएगा 0। आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत ईजी सारणी है, मैं आपको बता दूँ बहुत ईजी है। और सेक की बात करता हूँ तो 1/cos होता है, एक में इससे भाग दो, कास का जो है, कास वाले में एक ऊपर से भाग दो, अगर एक में कास से भाग देंगे तो यहाँ 1 होगा, एक से इसमें भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, एक में इससे भाग देंगे तो ये √2 हो जाएगा, फिर एक से इसमें भागेंगे 2 हो जाएगा, एक से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा,
इन्फिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद जस्ट इसका उल्टा कर दो, कॉसेक का हो जाएगा। आपको पता है यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक, ओ सॉरी इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ √2, यहाँ 2/√3, यहाँ पे 1। ये आपका सारणी तैयार हो गया। कितना इजी था, कितना सरल था, बहुत इजी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो होता है कि इस नियम से किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके शेष भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका वर्ग और उसके जो दो शेष भुजाएं होते हैं उनके वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अगर मैं आपको दिखा दूं एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये है, और यहाँ इसको मान लेते ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया समकोण त्रिभुज। और अगर मान लेते हैं ये थीटा है, इस कोण को ज्ञात करना है, और ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण यानी हाइपोटेनस। तो ये कर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे इसका पाइथागोरस प्रमेय कहने का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, आप लोग देख सकते हैं ये कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा, यानी कर्ण यानी हाइपोटेनस का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग, यानी शेष दो भुजा के जो बच रहे हैं, क्या बच रहे हैं, लंब बच रहा है, ये लंब स्क्वायर और धन आधार की स्क्वायर के योग के बराबर हो जाता है। यानी कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर धन आधार की स्क्वायर के योग के बराबर होता है। और मैं आपको बता दूं कि इसी से आप सारे फार्मूले बना सकते हैं। अगर मान लो आपको लंब की जरूरत पड़ेगी तो आधार को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लंब की स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण की स्क्वायर और आधार माइनस आधार की स्क्वायर। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो आधार ज्ञात करना है तो आधार की स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर की स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ गया, ये तीन फार्मूले होते हैं आपके पाइथागोरस प्रमेय के, और आप लोग यही एक फार्मूले से आपको पक्षांतर करके लगा दिया जाता है। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर पे, और मैं आपको बता दूं चैप्टर आपको अगले वीडियो में पार्ट 2 में मिलेगा। और ये फार्मूले के कुछ हमने वीडियो बना दिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 8.1 को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे बता दूं जय हिंद, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को पहुंच सके जो जिनको कॉलेज और कोचिंग की सुविधा नहीं है, वो इस वीडियो को देख करके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं जो आपको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को स्किप करके मत देखिए और एक पूरा देखिए वीडियो को, और देखना है तो। तब तक के लिए जय हिंद।